Assalamu alaikum students. Welcome to the new semester. I am Sabah Riaz and I am going to teach you biomechanics and ergonomics too. So our today's topic is biomechanics of upper extremity shoulder joint. क्लास में भी जब मैंने आप लोगों से पूछा कि शोल्डर जॉइंट क्या है, उसकी आर्टिकुलेशंस क्या हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही आंसर किया कि ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं. ठीक है, a joint between glenoid fossa of scapula and humeral head. ठीक, अगर हम शोल्डर जॉइंट या शोल्डर कम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें और बहुत सी आर्टिकुलेशंस आ जाती हैं. वो आर्टिकुलेशंस, वो जॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, फॉर नॉर्मल movement of shoulder joint, or you can say for normal movement of glenohumeral joint. तो शोल्डर जॉइंट जो है बेसिकली डिफरेंट आर्टिकुलेशंस को मिला के हम उसको शोल्डर जॉइंट नेम करते हैं. वो कौन सी आर्टिकुलेशंस हैं? शोल्डर जॉइंट बेसिकली एक बड़ा कम्प्लेक्स जॉइंट है. इसमें डिफरेंट आर्टिकुलेशंस हैं जिनमें से 5 आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. स्टर्नम एंड क्लेविकल के मीडियल पार्ट से जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है. क्लेविकल के लैटरल पार्ट पे आपका एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला ऑरिजिनेट हो रहा है, इंटीरियरली आ रहा है, और क्लेविकल. क्लेविकल और एक्रोमियम के दरमियान जॉइंट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. एक जॉइंट है आपका ह्यूमरस और ग्लिनोइड फोसा ऑफ स्केपुला, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. ठीक, उसके अलावा आपका यह है कोराकॉइड प्रोसेस. कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला और क्लेविकल, इनके दरमियान भी एक जॉइंट बनता है जिसको कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं. ठीक है, कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोनों बोन्स क्लोजली इंटरेक्ट कर रही हो उनकी आर्टिकुलर सर्फेसेस. तो एक लिगामेंट इनको जॉइंट कर रहा होता है. उस लिगामेंट का नाम है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट. ठीक है, उसके बाद आपकी एक और आर्टिकुलेशन आती है, वो है आपकी स्केपुला और थोरेसिक वॉल की. स्केपुला की इंटीरियर वॉल एंड थोरेसिक एज की पोस्टीरियर. ठीक है, ये मिलके एक आर्टिकुलेशन बना रही है जो कि है स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट. ये सारी आर्टिकुलेशंस मिल के शोल्डर कम्प्लेक्स बना रही हैं और ये सारी आर्टिकुलेशंस इम्पॉर्टेंट हैं और रोल प्ले करती हैं किसी भी शोल्डर की एक्टिविटी मूवमेंट में. ठीक है, किसी एक का इशू होगा, कोई एक इनमें से आर्टिकुलेशन या जॉइंट हाइपोमोबाइल होगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी, तो अल्टीमेटली आपकी ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी. आपकी जिस तरह के शोल्डर की फ्लेक्शन लिमिट हो जाएगी, एक्सटेंशन लिमिट हो जाएगी, एबडक्शन लिमिट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल जॉइंट्स. अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है. ये आपका क्लेविकल और स्टर्नम के दरमियान जॉइंट बन रहा है. ये आपकी क्लेविकल है, क्लेविकल और एक्रोमियम के दरमियान जॉइंट बन रहा है. ये कोराकॉइड प्रोसेस है. क्लेविकल के इंफीरियरली आप लिगामेंट अटैच, यहाँ से आपकी लिगामेंट की अटैचमेंट होती है और कोराकॉइड प्रोसेस पे जाके वो अटैच्ड होता है और इस लिगामेंट को कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं. ये मिलके आपका कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है और ये आपका ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट है. ठीक, अच्छा, अब ये आपकी रिब्स हैं, इंटीरियरली भी अटैच्ड हैं, पोस्टीरियरली भी अटैच्ड हैं. तो ये आपका रिब केज और ये स्केपुला का इंटीरियर सरफेस, यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है वो है स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट. ठीक, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के हवाले से हम बात करें, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लें तो वो ये है कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अ जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकल. ये दोनों साइड के आपको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दोनों साइड से अटैच हो रहे हैं स्टर्नम के ऊपर क्लेविकल्स. ये इसकी शेप जो है ये सैडल जॉइंट है. ठीक है, और ये इसकी जो आप कोई भी एक जॉइंट बनना है, उसकी दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस होनी है तो उनकी शेप ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छे से फिट कर सकें और अनस्टेबल जॉइंट ना हो. साथ ऑब्वियसली डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स भी हेल्प करते हैं ताकि प्रॉपर फिट हो सके दोनों बोनी सर्फेसेस, आर्टिकुलर सर्फेसेस जो हैं वो जॉइंट प्रॉपर बना सकें. ठीक है, इसमें आपके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क भी होती है जो कि फर्दर इसके फिट को इम्प्रूव करती है.
जब भी हमारे क्लेविकल या स्केपुला की मूवमेंट के हवाले से बात होगी, तो अगर आपकी क्लेविकल और स्टर्नम के दरमियान जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है, अगर वो लिमिट होगा तो आपकी क्लेविकल भी प्रॉपरली मूव नहीं कर सकेगी, इन रिटर्न आपकी स्केपुला भी मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, फिर इन जॉइंट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन आएगी और अल्टीमेटली ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होगी। अगर हम बात करें कि ओपन पैक क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है, इसमें लिटरेचर जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से। क्लोज पैक हर जगह सेम है। क्लोज पैक वो पोजीशन है जिसमें आपकी मैक्सिमम आर्टिकुलेशन जो है वो इन कांटेक्ट होंगी बोनी सर्फेसेस जॉइंट की। ठीक है, वो क्लोज पैक पोजीशन है। ओपन पैक पोजीशन और लूज पैक पोजीशन, लूज पैक पोजीशन और ओपन पैक पोजीशन को एक तरीके से भी लोग यूज़ कर लेते हैं कि ये सेम टर्म्स हैं। इनको मुख्तलिफ तरीके से भी यूज़ किया गया कि ओपन पैक है जिसमें मिनिमम इन कांटेक्ट है बोनी सर्फेसेस, लूज पैक को भी ये कहा गया कि मिनिमम इन कांटेक्ट है। और कुछ रेफरेंसेस में ऐसा भी है कि क्लोज पैक मैक्सिमम इन कांटेक्ट, ओपन पैक मिनिमम इन कांटेक्ट, और लूज पैक है एनी पोजीशन अदर देन क्लोज पैक पोजीशन। ठीक है, वो लूज पैक पोजीशन है। जिस तरह कि आपकी सुजन जे हॉल में भी ये जिक्र है कि लूज पैक पोजीशन जो है इट्स नॉट ओपन पैक। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें वैरायटी है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दो याद कर लें, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, और अगर इसमें लूज को करना है ऐड तो बेशक ओपन एंड लूज को सेम कैटेगरी में रख दें, उसको बेशक अलग कैटेगरी में ना लिखे जाए अगर कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, तो अच्छा, अगर इसमें अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी पोजीशन है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान आर्टिकुलेशंस बन रही हैं और एक जॉइंट बन रहा है, कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें ये दोनों बोनी सर्फेसेस जो है मैक्सिमम इन कांटेक्ट होती है इनके आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, क्लोज बैक पोजीशन इसकी ये है जब मैक्सिमम शोल्डर हम एलिवेट करते हैं तो हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो क्लोज बैक पोजीशन में होता है। जब भी जॉइंट क्लोज बैक पोजीशन में होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा, और ओपन बैक पोजीशन क्या है कि आर्म रेस्टिंग बाय साइड। ठीक है, तो वो आपकी ओपन बैक पोजीशन है किसकी, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। जब भी हमने मोबिलाइजेशन देनी होती है जॉइंट पे तो हम ओपन बैक में देते हैं, क्लोज बैक में नहीं देते। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या एसी जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आप देख रहे हैं कि ये क्लेविकल एंड एक्रोमियम। ठीक है, ये बड़ी इसकी इरेगुलर सी शेप है दोनों बोन्स की, कोई इतना अच्छा जिस तरह होते हैं ना कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो एक सॉकेट है एक बॉल है और बड़े अच्छे से एक आपका जॉइंट की स्ट्रक्चर है कि वो प्रॉपर जॉइंट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ा इरेगुलर सी इसकी शेप है इसको, लेकिन फर्दर और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको हेल्प आउट करते हैं और एक जॉइंट को स्टेबल रखते हैं। एक्रोमियोक्लेविकुलर के हवाले से बात करें, ये अलाउ करता है ऑल थ्री प्लेन्स में, फ्रंटल, सेजिटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स में मूवमेंट। ठीक है, एसी जॉइंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड सी थोड़ी सी रेंज होती है। जिस तरह हम शोल्डर की रेंजेस को गोनियोमीटर से चेक कर लेते हैं, इस तरह से छोटे वाला गोनियोमीटर भी इवन इन जॉइंट्स की रेंजेस को उस तरह से नहीं कवर कर सकता या बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकता। उसके लिए हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम एसी को भी मेजर कर सकें, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। ठीक है, या उसकी रिस्ट्रिक्शन को देख सकें। ठीक, अच्छा, अब इसकी क्लोज पैक एंड ओपन पैक के हवाले से बात की जाए तो क्लोज पैक है कि आर्म एबडक्टेड बाय 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कुछ लोग एडिशन कर लेते हैं एल्बो की फ्लेक्शन की भी, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी करने को कहा कि देखें खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो उसमें भी आपको बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये 90 डिग्री शोल्डर एबडक्शन एक स्टैंडर्ड क्लोज पैक पोजीशन हर जगह जिक्र है, तो ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है। ओपन पैक पोजीशन क्या है, क्योंकि हम क्लोज पैक कर रहे हैं तो मैंने ओपन पैक भी इसमें ऐड कर दी ताकि आप लोगों की साथ ही रिवाइज हो जाए। जो चीज़ जितनी साथ साथ आप लोग कवर करते जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आगे और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने सीखना है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। तो अपने इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ गैदर करते जाएं। ठीक है, अब ओपन पैक पोजीशन फॉर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट क्या होगी, वो भी आर्म बाय साइड है। ठीक,
अच्छा, कोरेक्टोक्लेविकुलर जॉइंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लेविकल और कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब इन ये काफ़ी दूर है, ठीक है, तो प्रॉपर बोनी आर्टिकुलेशंस नहीं है इन कॉन्टेक्ट, लेकिन एक लिगामेंट है जो कि इनको आपस में अटैच कर रहा होता है। तो ये जो लिगामेंट है ये आपका कोरेक्टोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। इसी वजह से इसको सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये ट्रू दो बोनी आर्टिकुलेशंस की वजह से नहीं बन रहा होता, क्योंकि ये लिगामेंट साथ अटैच्ड हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी लिमिटेड सी रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका स्कैपुलोथोरेसिक, स्कैपुला की इंटीरियर सरफेस और थोरेसिक वॉल की पोस्टीरियर, ये दोनों मिलके जो जॉइंट बना रहे हैं। ये जो जॉइंट है ना, ये भी आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैपुला को मूव करने में हेल्प करेगा। जिस तरह कि अगर हम ग्लिनोह्यूमरल की बात करें ना, तो जिस तरह शोल्डर फ्लेक्शन में जा रहा है, एबडक्शन में जा रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है, आपकी ह्यूमरस, आपका आर्म मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है। इसी तरह जब आपकी स्कैपुला मूव करेगी, जिस तरह यहाँ पे मूव कर रही है स्कैपुला, या सुपीरियरली जा रही है, इनफीरियरली जा रही है, लेटरली जा रही है, मीडियली जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, ठीक है। तो जब आपकी स्कैपुला मूव कर रही है, तो जो पहले ये स्कैपुला थोरेसिक वॉल के साथ एक जॉइंट बना रही थी, अब इस जॉइंट पे मूवमेंट आ रही है। अगर आपका स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में कोई रिस्ट्रिक्शन है, हाइपोमोबिलिटी है, जब स्कैपुला नहीं प्रॉपरली मूव कर रही, तो आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम पूरे ओवरहेड फ्लेक्शन करते हैं, एबडक्शन करते हैं, तो आपका स्कैपुला भी अच्छा खासा मूव करता है, ठीक है। आगे हम लोगों ने स्कैपुलो रिदम भी पढ़नी है। तो अगर स्कैपुला मूव नहीं करेगी, फिर आपकी ओवरहेड एबडक्शन, फ्लेक्शन, एलिवेशन ऑफ शोल्डर भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे जॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। आगे हमारा मेन जॉइंट, जिसको आप लोग भी बार बार पढ़ते रहे हैं, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और शोल्डर जॉइंट से भी ज़्यादा इसी का ही नाम जहन में आता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल है, इसकी रेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, 180 अप टू 180 डिग्रीज। और इसमें आपका ह्यूमरल जो हेड है वो हेमीस्फेरिकल शेप में होता है, और जो ग्लिनॉइड फोसा है उसमें वो इंसर्ट होता है। ग्लिनॉइड फोसा का जो आप कह सकते हैं एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसको वो इतना एकोमोडेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ग्लिनॉइड लेब्रम है, आगे हमने पढ़ना है, वो ग्लिनॉइड की जो डेप्थ है उसको थोड़ा सा बेहतर करता है, और आपका ह्यूमरल हेड जो है वो उसमें फिक्स हो जाता है और प्रॉपरली उसमें फिट हो पाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्लिनॉइड फोसा है उसकी भी डिफरेंट शेप्स हैं, ओवल शेप और एक शेप भी है, पियर शेप भी है, इसमें भी डिफरेंट लिटरेचर्स आपको मिलेंगे हज़ारों के हिसाब से। ह्यूमन में भी वेरिएशन आती हैं, उस पर रिसर्चेज होती हैं। तो जो आपकी बुक कहती है वो यही कहती है कि 45% टू 55% की रेशो वेरी करती है इन दो शेप्स में। इसकी अगर हम ओपन बैक पोजीशन के हवाले से बात करें, तो ये है आपकी शोल्डर पे आपने पहले एबडक्शन कर दी 55 डिग्री अप टू 70 डिग्री, ठीक है, और थोड़ा सा इंटीरियरली आगे, या आप कह सकते हैं जिस तरह स्केप्शन वाले प्लेन पे आगे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एडक्शन कर दी 30 डिग्री। ये वाली जो पोजीशन होगी ना, इस पोजीशन में पेशेंट का जो शोल्डर है ना वो बहुत ही, उसकी जो आर्टिकुलेशंस हैं वो मिनिमम इन कांटेक्ट होंगी, ओपन पैक पोजीशन में होंगी। इस पोजीशन में अगर सामने से कोई ट्रॉमा, कोई भी थ्रस्ट आपको, या आपको तो नहीं किसी को भी अगर फेस करना पड़े, तो इंजरी के चांसेस, डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के हवाले से और भी हम बात करेंगे कि ये एक बड़ा मोबाइल जॉइंट है, बहुत डायरेक्शन में मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इसको स्टेबल रखने में हेल्प कर रहे हैं। उसमें से एक ग्लिनॉइड लेब्रम है, जो कि पहले मैंने बताया कि ग्लिनॉइड फोसा के ऊपर ग्लिनॉइड लेब्रम है, जिससे इजीली ह्यूमरल हेड जो है वो उसमें फिट हो जाता है। रोटेटर कफ मसल्स हैं, उनको भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। रोटेटर कफ मसल्स जो हैं ये 4 मसल्स हैं, और ये बहुत अच्छे से रोटेटर कफ मसल्स प्लस डेल्टॉइड, ये आपको बहुत अच्छे से फिक्स करते हैं आपके शोल्डर को और स्टेबल रखते हैं,
ठीक है। अच्छा, रोटेटर कफ मसल्स में आपके 4 मसल्स हैं, वो कौन से मसल्स हैं? पोस्टीरियर व्यू में अगर हम देखें तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंटीरियस माइनर, ठीक है। और इंटीरियर व्यू में देखें तो सबस्केपुलरिस। ये 4 मसल्स हैं, इनको SITS सेट से भी याद रखते हैं हम। फर्दर अगर हम ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट्स के हवाले से बात करें, आप सबको अब तक तो पता होनी चाहिए कि किस तरह से मूवमेंट परफॉर्म की जाती हैं। शोल्डर की फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, इसको कुछ बुक्स, कुछ आप कह सकते हैं रेफरेंसेस में, या आपकी फ्लेक्शन है। अब फ्लेक्स पोजीशन से न्यूट्रल पोजीशन को एक्सटेंशन कहेंगे, और न्यूट्रल से पोस्टीरियरली जो जा रहे हैं उसको हाइपर एक्सटेंशन भी कहते हैं कुछ बुक्स, ठीक है। आप लोग अगर इसको फ्लेक्शन और यहाँ से न्यूट्रल पोजीशन को एक्सटेंशन और इवन इसको भी एक्सटेंशन कह देंगे, दैट्स ओके विद मी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन क्या है, तो अगर ये वर्ड कोई आपके सामने बोल दे, तो आप लोग फिर आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल से आगे वाली को हाइपर एक्सटेंशन कह देंगे, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सटेंशन के बाद फर्दर हाइपर एक्सटेंशन ही, न्यूट्रल से आगे एक्सटेंशन को भी हाइपर एक्सटेंशन भी कहा जाता है और नॉर्मल शोल्डर एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ठीक। एबडक्शन है, एडक्शन है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन है। अब इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जो है ना, आर्म बाय साइड पे भी आप इस तरह से सिंपली जो है सुपिनेशन प्रोनेशन या पाम इनवर्ड आउटवर्ड करके भी कर सकते हैं। एल्बो फ्लेक्स करके जब आप करेंगे, तो आप जब अपना फोर आर्म टूवर्ड्स योर सेल्फ करेंगे तो इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। अवे फ्रॉम योर बॉडी करेंगे अपना फोर आर्म इन एल्बो फ्लेक्शन, तो वो एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी। जब आप शोल्डर को 90 डिग्री तक एबडक्ट करके अब इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करना चाह रहे हैं, तो इस पोजीशन में अगर आप इंटीरियरली आ जाएंगे, जिस तरह कि इनका फोरआर्म सामने की तरफ आ गया, इंटीरियरली आ गए, तो ये इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। और इसी पोजीशन में जब आपका शोल्डर 90 डिग्री एबडक्टेड है और एल्बो फ्लेक्स्ड है, तो तब पोस्टीरियरली जब ये लेके जाएगा अपना फोर आर्म, तो तब आपकी एक्सटर्नल रोटेशन ऑन शोल्डर जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। अगर कोई आपको एकदम से कहे कि 30 डिग्री शोल्डर एबडक्शन करके दिखाएं, 30 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन करके दिखाएं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस टाइम पे, इस सेमेस्टर में आके एटलीस्ट। फर्दर हम डिस्कस करते हैं ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की कुछ फर्दर करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक ग्लीनॉइड लेब्रम है। ग्लीनॉइड लेब्रम क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी ग्लीनॉइड फोसा को की डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ाता है और आपकी ह्यूमरल हेड को फिट करने में उसमें हेल्प आउट करता है। और इसमें जो है इसी की जो है इसी ग्लिनॉइड लेब्रम की वजह से जो है डेप्थ इवन अप टू 50% जो है वो इंक्रीज हो जाती है ग्लिनॉइड फोसा की। और इस लेब्रम पे लिगामेंट्स की भी अटैचमेंट होती हैं, ठीक है। और इसी लेब्रम से जो है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप भी ओरिजिनेट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे लिगामेंट्स के हवाले से बात करें, शोल्डर जॉइंट में बहुत से लिगामेंट्स हैं, जिसमें आपके ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट के पार्ट्स हैं और बाकी और कुछ लिगामेंट्स हैं। तो अगर हम ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट्स के हवाले से बात करें, तो ये ह्यूमरस है और ये आपकी ग्लीनॉइड फोसा है। तो ये जो ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट है ना, इसका सुपीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट है, मिडल है और इन्फीरियर है, ठीक है। तो सुपीरियर है, मिडल है, इन्फीरियर है। जो सुपीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट है ना, ये इसका क्या फ़ायदा है कि जब भी आप लेटरल रोटेशन कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट 45 डिग्री में जो लेटरल रोटेशन को कोई रिस्ट्रेन कर रहा होता है, थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहा होता है कि एडिशनल या एक्सेसिव ना हो जाए, तो वो आपका सुपीरियर शुरू के 45 डिग्रीज में सुपीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट उसको रिस्ट्रेन कर रहा होता है, लिमिट कर रहा होता है। 45 डिग्रीज टू 90 डिग्री जो है वो मिडल कर रहा होता है, और फिर इंफीरियर करता है 90 डिग्री अबव। अच्छा, अब इंफीरियर जो आपका ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट है ना, ये इंटीरियरली भी है, इंफीरियर एंटीरियर ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट, और इंफीरियरली ही पोस्टीरियरली भी थोड़ा सा प्लेस्ड है, ठीक है। तो इंफीरियर के दो पार्ट्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। इंटीरियरली भी है, पोस्टीरियरली भी है। जो इंटीरियर वाला पार्ट है ना,
वो लेटरल रोटेशन को ही अबव 90 वाले को रिस्ट्रिक्ट करता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल का, वो मीडियल रोटेशन को अबव 90 नहीं होने देता। वैसे आपकी जो लेटरल और मीडियल रोटेशन है ये 90 डिग्री से अबव होती भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर ये आपका इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का कोई इशू बन जाए तो उससे एक्सेसिव रेंज भी कवर हो सकती है। ये इस लिगामेंट की वजह से 90 से अबव रेंज कवर नहीं होती, और वही सेफ भी है, तभी एक प्रॉपर पूरा सिस्टम चल रहा है आपकी बॉडी का, आपके मसल्स और जॉइंट्स और लिगामेंट्स का। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के अलावा भी कुछ लिगामेंट्स हैं, उसमें आपके डिफरेंट लिगामेंट्स आ जाते हैं। कोराकॉइड और ह्यूमरस पे कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है, कोराकॉइड और एक्रोमियम पे कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है, कोराकॉइड और क्लेविकल पे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट है, जिसके फर्दर दो पार्ट्स हैं। एक्रोमियल और क्लेविकल के दरमियान जो लिगामेंट है, तो डिफरेंट लिगामेंट्स हैं जो कि शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा रोटेटर कफ मसल्स का पहले भी जिक्र हुआ, ये 4 मसल्स हैं जो कि रोटेटर कफ मसल्स हैं, इनको आप इस तरह से सेट से भी याद कर सकते हैं। रोटेटर कफ मसल्स ये देखें, आप सामने देख रहे हैं कि ये सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टीरियस माइनर, और सामने से इंटीरियरली आपका सबस्कैपुलरिस, ये सारे मसल्स आ गए। साथ आपका बाइसेप, ये मसल्स जो हैं प्लस बाइसेप, ये जब भी एक मूवमेंट स्टार्ट होनी होती है उससे पहले जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोटेटर कफ मसल्स का ये एडवांटेज है कि रोटेटर कफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ह्यूमरस के हेड को ग्लिनोइड फोसा के तरफ पुल करते हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली आपके शोल्डर को स्टेबल करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्लोज पैक पोजीशन की बात करें, क्लोज पैक पोजीशन भी शोल्डर जॉइंट को की स्टेबिलिटी में हेल्प करती है। अगर क्लोज बैक पोजीशन की बात करें ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, तो वो क्या है, आपकी मैक्सिमम एबडक्शन और लेटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। तो आपके जॉइंट जो है वो क्लोज बैक पोजीशन में होगा। इस पोजीशन में अगर कोई ट्रॉमा भी होता है, कोई आपको कोई भी चीज़ हिट करती है तो आपका जॉइंट स्टेबल ही होगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली डिपेंड करता है उसकी एक्सेलरेशन पे, उसकी कितना ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ और क्या हुआ है, लेकिन रिलेटिवली आपका जो जॉइंट है इस पोजीशन में काफ़ी स्टेबल होता है। आगे है आपका फर्दर बर्सा। बर्सा जो है ये फाइब्रस सैक है और इसकी जो इनर वॉल है इससे फ्लूइड सिक्रीट होता है, ठीक है। और डिफरेंट बर्साज हैं, इवन स्केपुलर जो हमारा शोल्डर कम्प्लेक्स है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बर्साज हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बर्साज जो हैं वो सब स्केपुलरिस, सब कोराकॉइड और सब एक्रोमियल बर्सा हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें कौन से बर्साज, हम 3 का ज़्यादा जिक्र करेंगे। इसमें सब एक्रोमियल बर्सा है ये, ठीक है, ये कोराकॉइड प्रोसेस के नीचे सब कोराकॉइड बर्सा है, और ये सब स्केपुलरिस टेंडन के नीचे है सब स्केपुलरिस बर्सा। ये बर्सास हैं। अब इनमें ये वाला बर्सा है, जो दो बर्सास हैं आपके सब कोराकॉइड और सब स्केपुलरिस बर्सा, ये दोनों किस में हेल्प कर रहे हैं, आपकी सब स्केपुलरिस, आपके ह्यूमरस के हेड, कोराकॉइड प्रोसेस और नेक ऑफ स्केपुला, इनके दरमियान फ्रिक्शन ना हो, इसके दरमियान के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं ये बर्सास, ठीक है। ये जो आपका सब एक्रोमियल बर्सा है, ये आपके ह्यूमरल हेड को, यहाँ पे रोटेटर कफ मसल्स के टेंडेंस हैं उनको, और सुपीरियर पार्ट ऑफ एक्रोमियम, इन सारे रीजन में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और बर्साज अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो पेनफुल भी हो जाता है और फिर शोल्डर की अल्टीमेटली मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। शोल्डर जॉइंट की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शोल्डर जॉइंट वैसे तो बहुत सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बहुत फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, लेकिन बहुत सी हमने चीज़ें जैसे पढ़ी, क्लोज बैक पोजीशन थी, ग्लिनॉइड लेब्रम था, लिगामेंट्स थे, कैप्सूल था, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिलके एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें शोल्डर जॉइंट को। तो इनमें कुछ स्टैटिक रिस्ट्रेंट्स होते हैं और कुछ डायनामिक होते हैं। स्टैटिक में आपकी बोन आ जाते हैं, लिगामेंट्स, लेब्रम, कैप्सूल, नेगेटिव प्रेशर इन द जॉइंट, ये सारी चीज़ें स्टैटिक में आ जाएंगी, ठीक है।
और अगर एडहेजन फॉर्मेशन हुई है तो वो भी आपके जॉइंट को बिल्कुल फ्रीज करके रख देगी। और डायनामिक में कौन से आ जाएंगे, मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके उसको स्टेबल करते हैं। जिस तरह कि हमने रोटेटर कफ का पढ़ा कि रोटेटर कफ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी ह्यूमरल हेड को फोसा के तरफ पुल करते हैं। ठीक है, तो जो मसल्स मसल्स डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो बिल्कुल स्टैटिक तो नहीं होंगे। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके डायनामिकली जो है स्टेबल कर रहे हैं, और बोन्स और ये स्ट्रक्चर जो है स्टैटिकली स्टेबल कर रहे होते हैं जॉइंट को। स्कैपुलर मसल्स के हवाले से बात की जाए, पहले भी जिक्र हुआ कि स्कैपुलर मसल्स जो है शोल्डर जॉइंट को स्टेबल कर रहे होते हैं। जिस तरह कि कोई भी आपने ब्रीफ केस या भारी वजन उठाना है तो आपके स्कैपुलर मसल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका ह्यूमरस जो है वो पुल डाउन ना हो, उसको स्टेबल रखा जाए। ठीक है, और अपर लिम और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट्स को में भी फैसिलिटेट करते हैं स्कैपुलर मसल्स। ठीक है, ये डिफरेंट स्कैपुलर मसल्स गिवन है। एलिवेशन में, डिप्रेशन में, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और स्कैपुला पहले भी हमने जिक्र किया कि किन किन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सैजिटल और फ्रंटल दोनों प्लेन्स में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मसल्स बता रहे हैं कि स्कैपुला ने जब सुपीरियरली मूव करना है, इनफीरियरली करना है, लेटरली, मीडियली, एबडक्शन, एडक्शन, तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मेजर फ्लेक्सर्स ऑफ शोल्डर मसल, आपने एमएमटी पढ़ ली है। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो ये मेजर फ्लेक्सर्स ऑफ शोल्डर, एक्सटेंसर्स ऑफ शोल्डर, abductors, adductors, horizontal adductors, horizontal abductors, abductors भी लोग इनको कहते हैं। तो ये डिफरेंट मसल्स हैं जो कि शोल्डर में ये मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका प्रॉपर एक टेबल भी है, ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व रूट के साथ। ठीक है, नर्व रूट और ऑरिजिन, इंसर्शन तो ठीक है, इसको पे तो बात हो सकती है कि इसको बहुत अच्छे से बायोमैकेनिक्स के लिए करना है या नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट फंक्शन सबको आना चाहिए कि कौन से एक मूवमेंट है तो उसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।